नमस्कार दोस्तों, हमारे इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मौद्रिक नीति, या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक था जिसको हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं वो अब खत्म हो चुका है। हालांकि मौद्रिक नीति पढ़ाने से पहले आपके सामने जो मुद्रास्फीति का टॉपिक था वो एक थोड़ा सा रिकैप कर दें ताकि आपको सारी चीजें रिवीजन में आ जाए। तो देखते हैं कि हम लोग मुद्रास्फीति में क्या क्या पढ़े थे अभी तक। मुद्रास्फीति, इसमें हम लोग देखे थे कि आखिर ये होता क्या है, आखिर ये क्या होता है। फिर इसमें हम लोग देखे थे कि इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे पड़ता है। तो जब हम लोग प्रभाव पढ़े थे तो देखे थे जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग उस पर कैसे पड़ा था और उच्च वर्ग पर कैसे पड़ा था। इसके बीच में जो मिडल है उसके ऊपर कैसे पड़ा था। हालांकि जो मुद्रास्फीति था उसके पहले भी हम लोग एक दो टॉपिक पढ़े थे। वो टॉपिक था कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो जब मैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र आपको पढ़ा रहा था तो आपको बाकायदे 4-5 एग्जाम्पल देके ऐसा पढ़ा था ताकि आप कभी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसा हर टॉपिक में मेरी तरफ से आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा जो कि आपसे रिलेटेड होगा या आपके परिवार से रिलेटेड होगा या फिर आपके आसपास से रिलेटेड होगा। मेरा हर टॉपिक में एग्जाम्पल देके पढ़ाने का बस मतलब यही है ताकि आप जो भी सब्जेक्ट हो एक अच्छी तरीके से उसकी समझ विकसित कर लें। तो हम लोग व्यष्टि और समष्टि देखे थे और उसके बाद हम लोग देखे थे कि आखिर आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। फिर हम लोग देखे थे कि और आर्थिक विकास क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि होती क्या है। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों पूरी बाकायदे तौर पर, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम इसको भी दिए थे और आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाए थे। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा टॉपिक था कि मुद्रास्फीति वो क्या होता है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, निम्न वर्ग पर उच्च वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो मुद्रास्फीति का जो प्रकार होते हैं इसके अंतर्गत हम लोग लगभग 15 प्रकार देखे थे, लगभग 15 प्रकार देखे थे। हालांकि ये सारे प्रकार आपको सभी बुक्स में या सभी नोट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे नोट्स में आपको मिलेगा। और जब आप किसी दूसरे टीचर के नोट्स में पढ़ेंगे या फिर किसी दूसरे टीचर के कोचिंग का अगर ज्वाइन करके आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको केवल 2 या 3 प्रकार की मुद्रास्फीति बता दी जाती है, लेकिन ये 15 से 20 प्रकार के होते हैं। मैं बाकायदा एक एक करके सारे मुद्रास्फीति को आपको बताया था कि इसके कितने प्रकार होते हैं और हर मुद्रास्फीति का जो एग्जाम्पल होता है एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया था ताकि आपको अच्छे से समझ इसका विकसित हो सके। फिर हम लोग देखे थे कि आखिर मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि आखिर सीपीआई क्या होता है और डब्ल्यूपीआई क्या होता है। तो इन दोनों को हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे जब मुद्रास्फीति की गणना की जाती है तो ये जो गणना की जाती है उसके लिए कुछ आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं। तो ये आंकड़े आखिर कौन एकत्रित करता है, तो वो सब चीजें हम लोग देखे थे कि आखिर सीएसओ क्या होता है, एनएसएसओ क्या होता है। और लास्ट में हम लोग इसका पूरा अच्छी तरीके से एक आलोचना या मूल्यांकन भी किए थे। तो मुद्रास्फीति का ये पूरा टॉपिक आपको 2 या 3 लेक्चर में मिल जाएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और अगर आप नोट्स चाहते हैं, अगर मुद्रास्फीति का जो नोट्स है, मुद्रास्फीति इसकी जो नोट्स है, इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है, टेलीग्राम पेड ग्रुप, वहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैसेज करना पड़ेगा, वो होगा 9450 55 46 09। यहां पर आप मैसेज करके इस टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और साथ ही में आपको नोट्स के अलावा जो 1 पेज शॉर्ट नोट्स होता है, 1 पेज शॉर्ट
शॉर्ट नोट्स वो भी प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको नोट्स मिलेगा मुद्रास्फीति का, उसमें आप देखेंगे कि यह नोट्स 5 से 7 पेज का होगा, लेकिन जो आपको 1 पेज शॉर्ट नोट्स मिला है, इन सारे 5 से 7 जो पेज होते हैं, इन सारे का एक समावेशन है, उसको एक पेज में किया गया है, ताकि आप जब आप इसको पढ़ लें, उसको आप दीवार पर या किसी ऐसे जगह पर चिपका दें जहां से आपको वो आसानी से पढ़ने में जब आसानी होगी, और जब आपका प्रारंभिक परीक्षा आएगा या फिर मुख्य परीक्षा ही आएगा, तो उस समय क्या कर सकते हैं कि आप इन नोट्स को ना पढ़कर केवल वो जो शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़ेंगे, तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। और दोस्तों, 1 पेज शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इन सब का वीडियो मैं एक अलग इन सब के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आज से हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि मौद्रिक नीति। हमारा जो टॉपिक है वो मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति, या इसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आखिर ये होता क्या, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर हमें मौद्रिक नीति में पढ़ना क्या क्या है। तो एक बहुत लंबा टॉपिक है ये। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, अध्यक्ष, जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी होगा, उद्देश्य इसका क्या होता है, तो कौन बनाता है, जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ये, और जो मेंस प्लस पीटी होगा, मेंस प्लस पीटी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि यह क्या होती है, कार्यान्वयन कौन करता है, कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, जारी कब होती है, इसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह हम लोग मौद्रिक नीति के अंतर्गत देखेंगे कि जो हमारा भी पीटी का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वह इसमें सदस्य कितने होंगे, अध्यक्ष कितना होगा, अध्यक्ष कौन होगा, उद्देश्य आखिर इसके क्या होते हैं, इसको कौन बनाता है, यह क्या होती है, इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, और यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यह जारी कब होती है, इसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं। तो इन सब को ही पढ़ने में हमें लगभग केवल आप समझ सकते हैं कि हमें 1 से 1.5 घंटा का इन सबको पढ़ने में ही लग जाएगा। हालांकि अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा, जैसे मैंने जब आपको मुद्रास्फीति पढ़ाया था तो उसको 2 से 3 लेक्चर में आपको ख़त्म किया था। तो मेरा 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म करने का मकसद क्या था, मेरा मकसद बस यही था कि आपको एक अच्छा नॉलेज मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूं और हवाई उड़वा दूं, ऐसा नहीं है। आपको जब तक एग्जाम्पल के साथ उसको रिलेट कर नहीं पढ़ पाएंगे या आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक आप समझ ही नहीं सकते हैं, आप केवल रख सकते हैं। इसीलिए मैं हर टॉपिक को आपको, हर टॉपिक या सब टॉपिक जो भी होगा, सबको एक एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं कि मौद्रिक नीति। इसके सदस्य हम लोग देख लेते हैं। यह 6 सदस्यीय होता है, यह 6 सदस्यीय होता है। इन 6 सदस्यों में से आप देखेंगे कि जो 3 सदस्य होते हैं, और ये 3 सदस्य होते हैं, यह 3 सदस्य आपको आरबीआई
आरबीआई के होते हैं और बाकी के ये 3 सदस्य यह वित्त मंत्रालय द्वारा मनोनीत होते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा मनोनीत होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मौद्रिक नीति समिति, जो मौद्रिक नीति होती है, जो समिति होती है, उसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो आरबीआई के ही होते हैं और 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो वित्त मंत्रालय द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आखिर ऐसा कारण क्या था कि यह 6 के 6 सदस्य आरबीआई के ना होकर ये 6 उसमें से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य वित्त मंत्रालय के होते हैं। ऐसा क्या कारण था? तो इसके पीछे एक सिंपल सा कारण था कि जो भी फैसला हो उसमें जो सरकार है उसकी भी भागीदारी एक सुनिश्चित की जाए। क्योंकि जब मैंने आपको मुद्रास्फीति पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि अगर मुद्रास्फीति को हम लोग नियंत्रण में अगर हमको रखना है तो जो सरकारें हैं और प्लस आरबीआई है, इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आरबीआई मेहनत करे और सरकार अपना पैसा जो सरकारी धन है उसको लुटाए या फिर उसको ऐसे ही जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह या तरलता है उसको बढ़ाने पर लगी रहे। तो ऐसे केस में क्या हो गया कि आरबीआई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रण के बाहर चली जाएगी। तो इसीलिए होता यह है कि यह जो आरबीआई जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसमें 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य जो वित्त मंत्रालय के होते हैं। हालांकि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा फैसला हो जिसमें अगर जो डिसीजन बराबरी में पहुंच जाए, मतलब इसमें ऐसा होगा कि जैसे कोई अगर फैसला लेना हो जो मुद्रास्फीति के पक्ष में अगर हमें फैसला लेना हो और भी सारे ऐसे कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके लिए मौद्रिक नीति जारी की जाती है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फैसला और डिसीजन हो जिसमें बराबरी मिल जाए, मतलब 3 सदस्य पक्ष में वोट कर दें या 3 सदस्य विपक्ष में वोट कर दें, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जो आरबीआई का अध्यक्ष है, आरबीआई का अध्यक्ष होता है, आरबीआई का अध्यक्ष, उसका फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा, अंतिम फैसला माना जाएगा। मतलब वो जो भी फैसला कर दे उसे सभी सदस्यों को मानना पड़ेगा। अब इसमें देख लेते हैं ये जो 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर प्लस डिप्टी गवर्नर भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आखिर मौद्रिक नीतियों के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष आप डायरेक्टली लिख कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब भी कोई समिति बनती है या कोई नीति जारी की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हालांकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पीछे भी एक उद्देश्य है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। मतलब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जिसके पीछे उद्देश्य ना हो। हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य सम्मिलित होता है। तो आखिर जो मौद्रिक नीति जारी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जो उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति जारी करने की, जो उद्देश्य होता है उसको हम लोग देखेंगे कि इसके 3 उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्य होते हैं। जो पहला उद्देश्य होता है वह, जैसा कि मैंने आपको मुद्रास्फीति जब बकायदा पूरा अच्छे तरीके से हर एक प्रकार को एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके पढ़ाया था, उस टाइम में हमेशा मौद्रिक नीति के बारे में आपको बताता था कि मौद्रिक नीति के माध्यम से आखिर ये कैसे नियंत्रण में लाया जाता है। तो उद्देश्य में इसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला होता यह है कि जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना। जो दूसरा उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि
जो आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि, अब आप कहेंगे कि ये आर्थिक समृद्धि क्या होगी, तो मैं आपको फिर से बता दूं, इसीलिए मैं आपको जो टॉपिक, आपके जो टॉपिक होंगे उसको मैं धीरे धीरे आगे जो बेसिक होंगे, बेसिक से आगे आपको ऊपर हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ये चीज नहीं पढ़ाऊं। मैं सबको एक साथ को रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा। तो आर्थिक समृद्धि मैंने आपको बताया था, आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना इसका भी एक उद्देश्य होता है। और तीसरा जो होता है, जो घरेलू मुद्रा होती है, घरेलू मुद्रा होती है, इस घरेलू मुद्रा को जो फॉरेन रिजर्व होते हैं, मतलब विदेशी मुद्रा जो होती है, विदेशी मुद्रा में कौन कौन आता है? डॉलर, डॉलर आता है, युआन आता है, वगैरह वगैरह, जो भी ऐसे जो विदेशी मुद्राएं होती हैं। हालांकि मैं डॉलर इसलिए बताया क्योंकि आप सभी को लगभग डॉलर के बारे में पता होगा, युआन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए मैं डॉलर का नाम पहले लिया। तो जो घरेलू मुद्रा, ये जो घरेलू मुद्रा होती है, जो घरेलू मुद्रा होती है विदेशी मुद्राओं की तुलना में, जो घरेलू मुद्रा होती है उसके विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना भी इसका एक उद्देश्य होता है। हालांकि ये जो तीनों टॉपिक हैं, इन तीनों को हमें बाकायदे अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि हम आपको केवल इसका उद्देश्य बताकर आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जब ये देखिए, पहले जो मुद्रास्फीति पर आखिर नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मुद्रास्फीति में पढ़ा चुका हूँ। हालांकि यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा उसका रिकैप कर दूंगा। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इसको तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। घरेलू मुद्रा, यह जब मुद्रा, हमारी जो मौद्रिक नीति है उस जब खत्म हो जाएगी तो सबसे लास्ट में ये घरेलू मुद्रा को पढ़ाएंगे। हालांकि यह भी एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मौद्रिक नीति होती है उसके 3 उद्देश्य होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये बनाता कौन है। तो मौद्रिक नीति समिति को, जो मौद्रिक नीति होती है उसको आरबीआई के अंतर्गत ही, जो आरबीआई के अंतर्गत एक कमेटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। इसके अंतर्गत ही ये जो मौद्रिक नीति होती है वह बनाया जाता है, मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ये सारी चीजें आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेंस और पीटी को दोनों को साथ लेकर अब चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो मौद्रिक नीतियां हैं वह कौन बनाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मौद्रिक नीतियां हैं वो आरबीआई के अंतर्गत एक निकाय होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, उसके अंतर्गत इसको बनाया जाता है। हालांकि जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वह आरबीआई के अंतर्गत ही काम करती है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसको आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। तो मौद्रिक नीतियां आखिर होती क्या है? अगर मान ये होती ये है कि किसी भी देश के जो अर्थव्यवस्था होती है, XYZ कोई भी देश हो गया, XYZ कोई भी देश हो गया, उसकी जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी केंद्रीय बैंक कार्यरत होती है वही इस नीति को बनाती है। तो आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के संदर्भ में भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। जब भी मौद्रिक नीतियां, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो उसके अंतर्गत जब भी कोई मौद्रिक नीति जारी होती है, तो मौद्रिक नीति किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक कार्यरत होती है वही इसको जारी करती है। तो भारत में कौन जारी करता है? भारत में एक केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो उसके द्वारा जारी की जाती है। तो आखिर ये होती क्या है? मौद्रिक नीति आखिर होती क्या है? तो आप देखेंगे जो केंद्रीय बैंक है, आरबीआई,
वो क्या करती है, इसके अंतर्गत वो क्या करती है कि मौद्रिक नीति जब जारी करती है तो वह आखिर कैसे, एक छोटा सा अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, हालांकि ये मौद्रिक नीति चैप्टर बड़ा है, हम लोग को इसको अच्छे तरीके से समझना है, लेकिन अगर एक छोटा, अगर हम समावेशन मतलब पूरे टॉपिक का एक छोटा सा 50 वर्ड्स का एक 50 वर्ड्स का जो शॉर्ट है, शॉर्ट में बताएं तो आप देखेंगे कि आरबीआई जो मौद्रिक नीतियां जारी करती है तो दो केस में जारी करती है। पहला, इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता, तो इसमें दो चीजें देखी जाती हैं। इसमें यह देखी जाती है कि मुद्रा का प्रवाह या तरलता ज्यादा है और दूसरी चीज जो देखी जाती है वह कम है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है या तरलता या महंगाई है, वह यह देखी जाती है कि क्या वह ज्यादा है या फिर वह कम है। तो ऐसे केस में ही ये मौद्रिक नीति इसी हिसाब से, इसी अनुरूप बनाई जाती है। अगर आरबीआई को यह एहसास हो जाए कि भारत में जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता वो ज्यादा है, मतलब अगर आरबीआई को यह एहसास हो जाए कि भारत में जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करती है कि यहां पर, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह जो ज्यादा है और कम है, इन दोनों केस में क्या होता है कि आरबीआई दो नीतियों का प्रयोग करती है। इन दोनों में ही दो नीतियों का प्रयोग करती है। वो नीतियां क्या हो सकती हैं, वह हो सकती है या तो वह प्रसरणशील नीति होती है या वह संकुचनवादी नीति होती है। तो ऐसे इन दोनों केस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर ज्यादा है, अगर जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आरबीआई यह संकुचनशील नीति को अपनाएगी। मतलब आरबीआई ऐसे केस में क्या होगा कि यह संकुचनशील नीति को अपनाएगी। अब इसमें क्या करेगी, जो आरबीआई है वह जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो अधिशेष राशि है, या फिर यह कह लीजिए कि जो ज्यादा, मतलब कि जितना जरूरत है अर्थव्यवस्था के लिए, जितनी राशि की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा राशि है, जिसके कारण यह हो रहा है कि जो महंगाई है वह काफी तेज बढ़ रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आरबीआई कार्यरत है, वह क्या करेगी कि मार्केट से अतिरिक्त राशि जो होती है उसको सोख लेगी। तो ऐसे केस में क्या करेगी कि आरबीआई संकुचनशील नीति का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था से जो अधिशेष राशि होती है, अधिशेष राशि उसको सोख लेगी। अब इसको कैसे सोखती है, तो यही सब हम लोगों को आगे पढ़ना है। पूरी मौद्रिक नीति जो होती है, मौद्रिक नीति जो टॉपिक है उसके अंतर्गत यही सब हमको पढ़ना कि आखिर यह कैसे सोखती है। तो एक छोटा सा हमने आपको एक समावेशन बताया, कि अगर मुद्रा का प्रवाह या तरलता ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आरबीआई है वह संकुचनशील नीति अपनाकर जो अधिशेष राशि होती है उसको सोख लेती है। अब दूसरे में क्या होता है कि अगर मुद्रा का प्रवाह या तरलता कम है, अगर मुद्रा का प्रवाह या तरलता कम है, तो इसमें क्या आरबीआई करती है कि प्रसरणशील नीति अपनाती है, प्रसरणशील नीति अपनाती है। इस नीति के अंतर्गत क्या करती है कि आरबीआई, जब आप देखे थे कि जो संकुचनशील जब नीति अपनाती है, तो वो क्या करती है कि जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त राशि होती है, धनराशि होती है, उसको सोख लेती है, मतलब उसको अपने अंडर कर लेती है।
लेकिन जब मुद्रा का प्रवाह या तरलता कम होती है तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रसरणशील अपनी नीति अपनाती है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि उसके पास जो राशि होती है, उस राशि को वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रवाहित कर देती है, तो मतलब यही दो नीति होती है जिसके उपलक्ष्य पर जो आरबीआई है वह अपनी मौद्रिक नीतियां जारी करती है। और ये दो कारण भी होते हैं कि मुद्रा प्रवाह या तरलता कम है या ज़्यादा है, उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार, उसी के तहत जो आरबीआई है वह अपनी मौद्रिक नीति जारी करती है। हालांकि ये मैंने आपको एक समावेशन छोटा सा बताया था कि अगर आपको 50 वर्ष में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। अब क्या है कि हमारा जो पूरा टॉपिक, मौद्रिक नीति का जो पूरा टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक इन्हीं दो नीतियों पर निर्भर है। मतलब जो प्रसरणशील नीति आखिर कैसे अपनाती है और संकुचनशील नीति आखिर कैसे अपनाती है, तो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि अब आरबीआई, तो मौद्रिक नीति में ऐसा होता है कि जो आरबीआई होती है वह डायरेक्ट जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत वह डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। वह उसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, जो मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति को बैंक, जो भारतीय बैंक होते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यरत बैंक होते हैं, कार्यरत बैंक, आरबीआई क्या करती है, जब मौद्रिक नीति, मतलब अगर संकुचनशील नीति अपनाए या फिर प्रसरणशील नीति अपनाए तो आरबीआई ये तो जारी कर देती है, लेकिन ये सारी जो क्रियाएं हैं, जो इन सारी क्रियाओं को, इन सारी नीतियों को, मतलब अगर नीचे जमीनी स्तर पर लाना होता है तो इस जमीनी स्तर पर लाने के लिए जो कार्य करते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यरत बैंक है, कोई भी बैंक हो जो भारत के अंतर्गत कार्यरत है, वह क्या करती है कि आरबीआई के इन नीतियों को कार्यान्वित करती है। मतलब ये नीतियां तो जारी कौन करते हैं, आरबीआई करती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन होता है वह भारतीय बैंकों द्वारा किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसको भी हम लोग, ये एक भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग आगे भी जब मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तो बकायदा ये भी आप समझ जाएंगे कि आखिर ये जो बैंक होते हैं वह कैसे, मतलब कि उन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है आगे। अब हम लोग देखते हैं कि यह जारी कब होती हैं। तो यह साल में 2 बार जारी होती हैं, साल में 2 बार जारी की जाती हैं। साल में 2 बार जारी कब की जाती हैं, वो अप्रैल और अक्टूबर। जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है वह साल में 2 बार जारी की जाती है, अप्रैल तथा अक्टूबर। हालांकि इसमें एक पीटी के लिए क्वेश्चन है, पीटी के लिए क्वेश्चन ये है कि इसकी हर 2 माह पर समीक्षा की जाती है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के है उसके अंतर्गत जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता कैसा है या फिर कैसा बना हुआ है, कहीं वो नियंत्रण के बाहर तो नहीं जा रहा है या फिर वह पूर्णतः नियंत्रण में है। अगर जो मुद्रा का प्रवाह है वह नियंत्रण से कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर वह नियंत्रण से ज़्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए आरबीआई क्या करती है कि उसको अपने नियंत्रण में पूर्णतः लेने की भरपूर कोशिश करती रहती है, इसीलिए हर 2 माह पर उसकी समीक्षा भी करती रहती है। तो ऐसे में देखते हैं कि साल में 2 बार यह मौद्रिक नीतियां जारी की जाती हैं। हालांकि इनकी समीक्षा हर 2 माह पर भी की जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब कोई भी नीति जारी होती है तो उसके अंतर्गत उस नीति में यह देखा जाता है कि यह जो नीति जारी होती है इसका उद्देश्य क्या होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें कुछ उपकरण की भी जरूरत पड़ती है।
जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है, आपको जो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उस पढ़ाने के दौरान मैं जो उपकरण यूज कर रहा हूं, तो वो उपकरण क्या है। ऐसे ही जो मौद्रिक नीति होती है वो जब जारी की जाती है तो हर जगह से आंकड़े एकत्रित करना, या फिर जब मौद्रिक नीति होती है वह जो भारतीय बैंक होते हैं उनको इनको ऐसा क्या आरबीआई सलाह देती है कि ताकि वह इन मौद्रिक नीतियों का क्रियान्वयन कर सकें। इन सब यह सब सारी चीजें एक उपकरण के तहत की जाती हैं। तो जो आरबीआई है वह दो उपकरण का प्रयोग करती है, दो उपकरण का प्रयोग करती है। यह दो उपकरण क्या होते हैं, आप देखेंगे कि एक होता है पारंपरिक उपकरण और दूसरा होता है गैर पारंपरिक उपकरण। इस पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसमें दो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, एक होते हैं मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक, और यह गैर पारंपरिक उपकरण। तो इन उपकरणों को भी हमें एक बाय एक करके समझना है कि आखिर ये और पूरे मौद्रिक नीति में यही एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत हम लोग पूरे मौद्रिक नीति को खत्म कर लेंगे। और आप देखेंगे कि आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है, आपको मैंने अभी तक जो भी बताया है, वो सारे चीजें इसी में आपको मिलेंगी। मैं अभी तक आपको बस एक छोटा छोटा शॉर्ट में इसलिए बता रहा था ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा समझाया था। अब हम लोग चलेंगे पूरा मेंस और पीटी एक अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि आखिर वो जो उपकरण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मात्रात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, इन सारे उपकरणों को हमें एक बाय एक करके यहाँ पर पढ़ना है। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक उपकरण, इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि शेयर बाजार आप जानते होंगे या शेयर मार्केट आप जानते होंगे। हालांकि वह भी हमारा एक टॉपिक है, उसको भी हमें पढ़ना है बाद में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही उसको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। लेकिन शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं कि जो शेयर धारक होते हैं या फिर जो शेयर खरीदते बेचते हैं वो क्या करते हैं कि जब मौद्रिक नीति होती है उस पर बारीकी से ध्यान लगाए रहते हैं। तो यह होता है कि जब जो शेयर धारक होते हैं वो क्या करते हैं, जब मौद्रिक नीति जारी होती है तो वह जो साल की पहली नीति जारी होती है अप्रैल, इस पर वो अच्छे तरीके से ध्यान लगाए रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि जब साल की पहली नीति जारी होती है तो उसमें जो वित्त मंत्रालय होता है या फिर जो वित्त मंत्री जब मौद्रिक नीति जो या फिर जब आरबीआई साल की पहली नीति जारी करती है तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि आरबीआई यह बता देती है कि जो वित्तीय वर्ष मतलब जो भारत का वित्तीय वर्ष है, जो एक साल का वित्तीय वर्ष है, उसमें जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता कैसा रहेगा, इसके बारे में एक छोटी से हिंट जो होता है वह आरबीआई दे देती है लोगों को। हालांकि इस हिंट को कौन पकड़ पाता है, ना आप जान सकते हैं, ना हम जान सकते हैं, ना कोई और जान सकता है। हालांकि जब मैं इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में जब समझा, तब मुझे पता चला कि हाँ, जो शेयर धारक होते हैं या फिर जो शेयर मार्केट में जो शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं वो इस पर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। यह भी चीजें आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि आखिर जो पहली नीति जारी होती है उस टाइम
जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता है जो अगले साल, एक साल जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसमें कैसे रहेगी, इस नीति के तहत ही हमें पता चल जाता है। तो हम देखते हैं कि वह कैसे पता चल जाता है। तो जब आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है, जो पहली साल की पहली नीति होती है, उसमें आप देखेंगे कि आरबीआई की तरफ से 5 प्रकार की मुद्रा का वर्णन किया जाता है। 5 प्रकार की मुद्रा का वर्णन किया जाता है। यह 5 प्रकार की मुद्रा क्या होती हैं कि आरबीआई इसके अंतर्गत क्या करती है, जो पहली मुद्रा है, जो पहला मुद्रा है वह क्या बताती है, उदासीन मुद्रा। उदासीन मुद्रा अथवा इसको बोलती है उन्मुखता। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे न्यूट्रल स्टांस। आप यहां पर मैं आपको ये बात बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के जब कोई विषय पढ़े तो आप उसका इंग्लिश पढ़े या ना पढ़े कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपको जब इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के प्रत्येक हेडिंग के साथ उस हेडिंग का इंग्लिश भी आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि 90% जो समस्याएं होती हैं पीटी या मेंस में वह इकोनॉमी के सब्जेक्ट से ही होती हैं। इसीलिए आपको इकोनॉमी का इंग्लिश जो हेडिंग होता है वह पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो उदासीन मुद्रा या उन्मुखता, ऐसे केस में क्या होगा कि आरबीआई इसमें एक हिंट दे देती है कि जो मौद्रिक नीति होती है उसमें जो दरें होती हैं, जैसे मैंने आपको दरें नहीं बताया था, मैंने आपको ये बता दिया था कि जो मौद्रिक नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन कौन करता है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत बैंकें हैं। जैसे मान लीजिए यूबीआई, मान लीजिए यूनियन बैंक वगैरह वगैरह, जितनी भी बैंकें हैं ये क्या करते हैं कि दरों में कम बेसी करती हैं, और आरबीआई खुद कुछ ऐसे दरें होती हैं जो बैंक दर, रेपो दर वगैरह वगैरह होता है, इनमें कम बेसी करता है। तो वही बोला जाता है कि जो उदासीन मुद्रा या उन्मुखता, ऐसे में क्या होता है कि यह शो किया जाता है कि जो दरें हैं वह दरें दोनों तरफ जा सकती हैं, दोनों तरफ जा सकती हैं, या तो वह दरें ज्यादा भी हो सकती हैं या वह दरें कम भी हो सकती हैं। तो उदासीन मुद्रा उन्मुखता मतलब यह क्लियर आरबीआई के द्वारा इसमें यहाँ पे क्लियर ये नहीं बताया जाता है कि जो दरें हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष का जो लक्ष्य रखा गया उसमें जो दरें हैं वह कैसी रहेंगी, वह दरें कम भी हो सकती हैं या ज्यादा भी हो सकती हैं। यह उदासीन मुद्रा के तहत जो आरबीआई है वह एक हिंट दे देती है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अंशशोधित मुद्रा। अंशशोधित मुद्रा, इसके अंतर्गत जो आरबीआई है वह क्या बोलती है कि जो दरें हैं उसको बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती हैं। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह या तरलता है, दरें बढ़ाकर उस मुद्रा के प्रवाह या तरलता को सोखा जा सकता है। तो ये एक हिंट ऐसा हो जाता है, जो शेयर धारक होते हैं या शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग होते हैं, इन हिंट का बहुत अच्छे तरीके से वो लोग प्रयोग करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यह 5 प्रकार की मुद्रा का वर्णन करता है। तो हम लोग पहला क्या देखें कि उदासीन मुद्रा क्या होती है, अंशशोधित मुद्रा क्या होती है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। इसी में जो तीसरा है वो तीसरा है हम लोग का समायोजित मुद्रा। समायोजित या प्रसरणशील। प्रसरणशील, आपको जब भी यह वर्ड मिले, प्रसरण मिले, तो इसका मतलब यह समझ लीजिएगा कि विस्तार। विस्तार मतलब बढ़ाना या एक्सपेंस करना। तो तीसरी जो मुद्रा का वो प्रयोग करती है वह समायोजित या प्रसरणशील मुद्रा। इसमें क्या होता है कि आरबीआई यह हिंट देती हैं कि जो दरें हैं वह बढ़ाई जा सकती हैं, सॉरी यहाँ पर घटाई जा सकती हैं।
दरें घटाई जा सकती हैं। अब ये दरें क्या होती हैं, हमें पूरे दरों को एक बाय एक पढ़ना है, जैसे बैंक दर, रेपो दर वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, इन सारी दरों को हमें जस्ट इसके बाद ही पढ़ना है। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा, लेकिन जो ये 5 प्रकार की जो मुद्रा होती हैं जो आरबीआई हिंट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कोई भी टीचर इन 5 प्रकार की मुद्रा के बारे में नहीं पढ़ाएगा। तो चौथा हम लोग देखते हैं कि जो चौथा होता है वह संकुचनशील होता है। संकुचनशील मुद्रा, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अकोमोडेटिव या एक्सपेंसरी। जो चौथा है वह संकुचनशील मुद्रा कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेटिव या एक्सपेंसरी स्टांस। ऐसे में क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, जो प्रवाह होता है, जो मुद्रा का प्रवाह होता है या तरलता होता है, उसको क्या होता है कि, या फिर मुद्रास्फीति यहां पर देख लेते हैं, मुद्रास्फीति, इसको क्या होता है कि, या फिर अगर हम लोग इसको महंगाई भी बोल दें, महंगाई, इसको क्या करती है कि यह कम करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है। मतलब इसको भी बोल सकते हैं कि जो मुद्रा का प्रवाह, तरलता या मुद्रास्फीति या महंगाई, इनको कम करने की कोशिश करती है। तो यहां पर क्या होगा कि जो दरें हैं, जो दरें हैं वह क्या करेंगी, बढ़ाई जा सकती हैं। तो चौथा संकुचनशील हो गया, जिसमें आरबीआई ये करती है वह जो मुद्रास्फीति, तरलता या प्रवाह होता है उसमें उसको कम करने की कोशिश करती है। ऐसे केस में क्या होगा, जो दरें हैं वह बढ़ाई जा सकती हैं। अब हम लोग पांचवा जो देख लेते हैं, हमारा पांचवा है हॉकिंस मुद्रा। हॉकिंस मुद्रा या संकुचनशील मुद्रा, संकुचनशील मुद्रा या बाज जैसी मुद्रा, या इसको युद्ध जैसी मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो तरलता होती है, जो मुद्रा की तरलता होती है, उसके प्रति काफी चौकन्ना होती है। आरबीआई मुद्रा के प्रवाह या तरलता के प्रति काफी चौकन्ना होती है। ऐसे केस में क्या होता है, इस केस में भी आरबीआई संकुचनशील मुद्रा की रूप, संकुचनशील मुद्रा के तरफ रुख करती है, के तरफ रुख करती है, और यह कोशिश करती है कि जो मुद्रास्फीति है, जो मुद्रास्फीति है उसको एक, क्योंकि जब हम लोग आगे धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सब एक टारगेट किया जाता है कि मुद्रास्फीति जो रहेगी, हमारा जो अगला वित्तीय वर्ष है वह कितने, मतलब कितने परसेंटेज के अंतर्गत हमारी मुद्रास्फीति रहेगी, हमारा जो राजकोषीय घाटा है वह कितने परसेंटेज के अंतर्गत रहता है। यह सब एक टारगेटेड चीज होता है, उन सब चीजों को एक टारगेट किया जाता है। तो ऐसे केस में पांचवा में इसीलिए बोला जाता है कि यह संकुचनशील मुद्रा की तरफ रुख करती है। मुद्रास्फीति जो टारगेटेड होता है उसके अंतर्गत ही यह सोचती है कि जो मुद्रास्फीति है वो जो हम टारगेट रखे हुए हैं या जो लक्ष्य रखे हुए हैं उसके अंतर्गत ही यह मुद्रास्फीति बनी रहे, ये वो ना तो ऊपर जा पाए और ना ही नीचे जा पाए। तो इस तरह हम लोग देखें कि मौद्रिक नीति जो होती है वह किन किन चीजों का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे उन नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। हालांकि यह सब सारी चीजें हम लोग एक शॉर्ट में पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं इन सारी चीजों को, इनका एक बाय एक अच्छे से डिस्कशन करने के लिए। तो
अब हम लोग चलेंगे जो हम उपकरण प्रयोग करते हैं, जो हमारे उपकरण थे, उन उपकरणों में हम लोग देखे थे कि दो 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 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक और गैर पारंपरिक, इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि जो दो प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब आरबीआई क्या करती है कि इन उपकरणों को प्रयोग आखिर क्यों करती है? वह किसी एक उपकरण के प्रयोग से भी वह मौद्रिक नीति है उसको जारी कर सकती है, लेकिन आरबीआई यहाँ पर दो से तीन या चार उपकरण का प्रयोग कर रही है। ऐसे केस में क्या करती है कि आरबीआई को यह एहसास होता है कि अगर मान लीजिए मौद्रिक नीति जारी हो, अगर जो मात्रात्मक उपकरण है, अगर मात्रात्मक उपकरण फेल हो जाए, हमारा जो टारगेट है उस टारगेट अगर वो टारगेट फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे, इस मात्रात्मक उपकरण के अलावा इस गुणात्मक उपकरण को भी लागू कर देंगे। तो आरबीआई यही करती है। अगर मान लीजिए वह जो टारगेट रखी है वह उस टारगेट को पूरा करने में जो मात्रात्मक उपकरण है वह फेल हो गया, तो वो क्या करती है कि फिर उसके जगह पर यह गुणात्मक का प्रयोग कर लेती है। अगर मान लीजिए गुणात्मक भी फेल हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि आरबीआई इन सब के अलावा इस गैर पारंपरिक उपकरण का प्रयोग करने लगती है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आखिर पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत जो मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण है वह क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो गैर पारंपरिक उपकरण है वह क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पारंपरिक, पहला हमारा था पारंपरिक उपकरण। इसके अंतर्गत जो पहला हम लोग देखेंगे ए, वो देखेंगे मात्रात्मक उपकरण। पढ़ने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। यह नहीं कि हम कुछ उठाएं और उसे पढ़ने लगे। हमें यह देख लेना चाहिए कि आखिर वह हमें ऐसा क्या क्या पढ़ना है जो हमारे काम आ जाए या फिर जो हमारे लिए यूजफुल हो। यह नहीं कि हमें किसी भी सब्जेक्ट का पीएचडी कर लेना है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें मात्रात्मक जो उपकरण प्रयोग होता है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। वह पहला है आरक्षी अनुपात। आरक्षी अनुपात, तो इसको हम लोग रिजर्व रेशियो बोलते हैं। रिजर्व रेशियो, इस आरक्षी अनुपात के अंतर्गत हमें सीआरआर, नगद आरक्षी अनुपात पढ़ना है, एसएलआर पढ़ना है। इन दोनों को हमें पढ़ना है। नगद, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग नगद आरक्षी अनुपात बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सामयिक आरक्षी अनुपात। और हम देखेंगे कि आखिर ये आरक्षी अनुपात होता क्या है, बैंकिंग व्यवस्था में इसका क्या महत्व होता है, और हमारे पर और आपके पर भी इसका क्या महत्व होता है। तो ये हम देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसी मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वह ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे फिर बैंक दर क्या होता है। बैंक दर क्या होता है, मैं आपको जब ये मौद्रिक नीति स्टार्ट किया था तो उसी समय मैं आपको बता रहा था कि हमें जो मौद्रिक नीति है उसके बाद हम लोग देखे थे कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको एक छोटे छोटे वर्ड में एक समायोजित एक नोट्स की तरह आपको पढ़ाया था। फिर आपको यह भी बताया था कि हमें इसको बाद में बाकायदा एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो क्रियान्वयन होता है वह कैसे होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर वो जो क्रियान्वयन होता है, जो दरें होती हैं वह कैसे कैसे होती हैं। तो दूसरा हम लोग देखते हैं ओएमओ, तीसरा हम लोग देखेंगे बैंक दर, चौथा हम लोग यहाँ पर देखेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी।
इसके अंतर्गत हम लोग रेपो दर और रिवर्स रेपो दर पढ़ेंगे। अगला देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। एक होता है सीमांक अस्थायी सुविधा। सीमांक अस्थायी सुविधा, यह भी हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग गुणात्मक पर चले आएंगे। जो हमारा गुणात्मक होगा, जो पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत ही आता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आरबीआई ऐसा क्या क्या एडवाइस देती है, ऐसा क्या क्या एडवाइस देती है बैंकों को, ताकि अगर मान लीजिए वह मात्रात्मक उपकरण का अगर वह यूज नहीं कर रहे हैं या फिर जो आरबीआई बोल रही है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई ऐसी कौन कौन सी एडवाइस उनको देती है या फिर आरबीआई उनके ऊपर क्या क्या जुर्माना लगा सकती है, ये सब हम लोग गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत देखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे गैर पारंपरिक में। गैर पारंपरिक में हम लोग देखेंगे कि हेलीकॉप्टर हुपर क्या होता है, यह भी एक उपकरण है। हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी, हेलीकॉप्टर हुवर और वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक। तो गैर पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत हम लोग को ये पढ़ना है। इसके अंतर्गत और हम देखेंगे कि सस्ती ऋण नीति क्या होती है, सस्ती ऋण नीति और महंगी ऋण नीति क्या होती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर आपको अभी पढ़ाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक वीडियो में ही पूरा सम्मिलित तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।